Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ हम एशियन हिस्ट्री के नई सीरीज का चैप्टर 2 कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे माउंड का। तो माउंड क्या है? माउंड एक हीप्ड मतलब हल्का सा ऐसे इस तरीके का उठा हुआ, ठीक है, कलेक्शन समझ लीजिए किसी का एक के ऊपर एक जो रखा होता है ना, एक पाइल ऑफ अर्थ है या ग्रेवल का हो, सैंड का हो, रॉक का हो, डेब्रिस का हो, है ना, किसी भी चीज का इस तरीके का कुछ देखने में। मोस्ट कॉमनली माउंट्स जो है वो ये अर्थ फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि हिल्स या माउंटेन्स आप कह सकते हो इस तरीके के। पर्टिकुलरली अगर ये आर्टिफिशियल है। और माउंट जो है ये राउंडेड एरिया मतलब मे बी एनी राउंडेड एरिया ऑफ टोपोग्राफिकली हायर एलिवेशन ऑन एनी सरफेस, ठीक है, मतलब एक राउंड जैसा इस तरीके का और एक हायर एलिवेशन है किसी सरफेस का, उसे हम लोग यहाँ पे माउंड बोलेंगे। अब देखिए कुछ सिंगल कल्चर माउंड है, कुछ मल्टी कल्चर माउंड है, कुछ मेजर कल्चर माउंड है। क्या क्या है आइए डिस्कस करते हैं। तो सिंगल कल्चर माउंड रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक तरह के कल्चर को। पूरे में क्या होगा, पूरे माउंड में सिर्फ एक तरह के कल्चर होगा। कुछ माउंड रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर को, दूसरे कुछ सातवाना कल्चर को कर सकते हैं और दूसरे कुछ कुशांस को भी कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल कल्चर को ही करेंगे। मेजर कल्चर माउंट में क्या होता है, ये एक कल्चर जो है वो डोमिनेंट होता है ना, मतलब एक कल्चर डोमिनेंट होगा दूसरों के ऊपर और दूसरे जो है वो बाकी सारे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। मतलब समझ लीजिए कई सारे कल्चर हैं वहाँ पे, बट मेजर कल्चर में क्या होता है, मेजर एक कल्चर होगा और बाकी सारे मतलब कई सारे कल्चर्स हैं, मान लीजिए सपोज करिए, और एक कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सबसे डोमिनेंट होगा और बाकी कल्चर की इतनी वैल्यू नहीं होगी या इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं होंगे, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के होंगे वो। समझ में आई बात। फिर एक आता है मल्टी कल्चर माउंट। इसमें क्या होता है, माउंट रिप्रेजेंट करते हैं कई सारे इंपॉर्टेंट कल्चर्स को, है ना, जो कि ओकेजनली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। तो यहाँ हमने माउंट की बात करी। अब माउंट देखिए कितने तरह के होते हैं। अगर हम माउंट को एक्सकेवेट करेंगे, अगर हम खुदाई करेंगे उसमें से, तो कितनी तरह से हो सकता है, दो टाइप के हो सकते हैं। इस इमेज को इग्नोर करिएगा, ये मेगालिथ की इमेज है, ठीक है। तो जो माउंट है इसको दो तरह से आप एक्सकेवेट कर सकते हो, खुदाई कर सकते हो। एक आप कर सकते हो वर्टिकल एक्सट्रैक्शन, एक आप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल आप समझ रहे हो, सिंगल इस तरह से कुछ होगा और हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से होगा। तो जैसे कि हम ऐसे भी डिस्कस करें, तो अगर हम इस तरह से करेंगे, वर्टिकल एक्सट्रैक्शन करेंगे किसी चीज का, तो हम अलग अलग, मान लीजिए सपोज करिए एक कल्चर है तो ये दूसरा कल्चर मिलेगा, तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को यहाँ पे एक्सकेवेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन करेंगे, कुछ इस तरीके से एक्सकेवेशन करेंगे, तो हम एक सिंगल कल्चर के बारे में, सपोज करो ये सिंगल कल्चर है तो इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम ले पाएंगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। क्लियर हो गई बात। फिर हम बात करेंगे मेगालिथ्स के बारे में। मेगालिथ क्या होते हैं? मेगालिथ एक लार्ज स्टोन होता है जो एक फॉर्म करता है प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को, जैसे कि स्टैंडिंग स्टोन है ना, या पार्ट ऑफ वन स्टोन हो सकता है, स्टोन सर्कल है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके की चीजों को मेगालिथ कहते हैं। फिर हम बात करते हैं आर्कियोलॉजी के बारे में। तो आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटी की थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर की रिकवरी और एनालाइज करके हम ह्यूमन एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं इसमें आपका कुछ आर्टिफैक्ट्स आ गया, आर्किटेक्चर आ गया, कुछ बायो फैक्ट्स आ गए, कुछ इको फैक्ट्स आ गए, कल्चर लैंडस्केप वगैरह आ गए। आर्कियोलॉजी सोशल साइंस भी हो सकती है और ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज भी हो सकती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी आप जानते हैं पुरानी चीजों को जाना समझना आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स कहलाता है। अब एक पुरानी वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली रेडियो कार्बन या फिर कार्बन 14 नहीं समझाया था क्या होता है। तो आइए आपको समझाते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग को हम कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 भी बोलते हैं, है ना, कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। ये एक मेथड होता है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की एज पता करने में मदद करता है, ठीक है। एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताता है कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन, ठीक है। रेडियो कार्बन की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे एज का पता लगा सकते हैं। तो रेडियो कार्बन क्या है? एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का। और जो डेवलपमेंट है रेडियो कार्बन ट्रेडिंग की, ये जो है इसने, इसकी वजह से आप इम्पैक्ट डाला है इसने आर्कियोलॉजी पे, है ना। रेडियो
कार्बन डेटिंग की वजह से हम कुछ ही किसी चीज़ का एज बता सकते हैं, तो एज के हिसाब से हम उसके बारे में उस समय कौन-सा कल्चर रहा होगा, क्या लोग रहे होंगे, क्या-क्या हुआ होगा, है ना? तो इन सब बारे में हम यहाँ पता लगा सकते हैं, तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। कॉइन्स कॉपर के बने होते हैं, सिल्वर के, गोल्ड के, लेड के या बर्न्ड क्ले, किसी के भी बन सकते थे। पहले पास्ट में कई सारे रूलर्स ने अलग-अलग मटेरियल का यूज़ करा है कॉइन्स को बनाने में। ज़्यादातर कॉइन्स बताऊँ तो आपको कुषाण पीरियड के मिलेंगे, है ना? जो फर्स्ट 3 क्रिश्चियन सेंचुरीज़ में। और बर्न्ड क्ले जो मिट्टी का कॉइन था, है ना? इसके जो माउंड हैं, ये आपके गुप्ता पीरियड, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड ही हो गए थे, है ना? ऑलमोस्ट ये गुप्ता पीरियड के बाद के पीरियड्स में ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गए थे। पीपल केप्ट मनी इन अर्दनवेयर एंड ब्रास वेसल। आप जानते हैं लोग जो हैं वो पैसे वगैरह अर्दनवेयर में, ब्रास वेसल में रखते थे। और बहुत ही आप देखते होंगे आजकल के ज़माने में होता क्या है कि कहते हैं कि भाई उसका नया मकान बन रहा था तो खुदाई हुई तो उसमें से कुछ खजाना निकला या कुछ तिजोरियाँ निकली, ट्रेजरी निकली, है ना? तो वो कैसे निकल आती है? हवा में तो निकल नहीं आती है ना? तो होता क्या था पहले ज़माने में, लोग अपना घर क्या ज़मीन खोदते थे और उसके अंदर पैसा रख देते थे। बैंक तो होता नहीं था, तो पैसा रखते थे। अब पृथ्वी घूमती है, बहुत ज़्यादा धीमे घूमती है, मगर पृथ्वी घूमती है। अर्थ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो सालों साल बाद वो जो अर्थ के नीचे रखा होता था मटेरियल, वो शिफ्ट हो के कहीं किसी के भी जगह पे नीचे आ जाता था। तो अब आजकल के जो घर बनते हैं, खुदाई होती है पुराने घरों के नीचे, तो अक्सर उनको खजाने मिल जाते हैं, है ना? तो गुप्ताज ने, अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इशू करे हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो आप गुप्ताज का नाम लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस क्या है? एक चीज़ को इंस्क्राइब करो आप मॉन्यूमेंट पे या किसी बुक में, है ना? इंस्क्राइब करना मतलब खोद के लिख देना, तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। फिर एपिग्राफी एक वर्ड है। एपिग्राफी क्या है? स्टडी या फिर इंटरप्रिटेशन किसी एशियंट इंस्क्रिप्शन का। कोई पुराने इंस्क्रिप्शन का अगर आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो उसको, तो हम एपिग्राफी बोलेंगे। फिर पैलियोग्राफी क्या होती है? पैलियोग्राफी स्टडी होती है जो पुरानी पुरानी राइटिंग के सिस्टम है उनके बारे में। और कोई हिस्टोरिकल कोई मनुस्क्रिप्ट है ना? उनको डेसिफर करना, है ना? उनको पता लगाना क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। चीफ एपिग्राफिस्ट जो थे वो मैसूर में थे। और जो स्टार्टिंग के जो इंस्क्रिप्शन था वो अशोकन इंस्क्रिप्शन था और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था 3rd सेंचुरी बीसी में। संस्कृत को अडॉप्ट करा गया है एक एपिग्राफिक मीडियम के तौर पे 2nd सेंचुरी एडी में। ठीक है। अब एक वर्ड है कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम। ये क्या है? तो कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम ये पब्लिश करे हैं कुछ उन्होंने 4 वॉल्यूम्स 1870s के बाद से, जिसमें आपका अशोका, इंडो साइकेथियन, गुप्ता, मौर्य, प्री मौर्य और काला क्यूसेडी पीरियड्स के बारे में है। सप्लीमेंट है ये सीरीज ऑफ एपिग्राफिका इंडिका से और साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, ये कलेक्शन है मोर देन 30 इंस्क्रिप्शन का। अगर आपको एडिक्ट्स नहीं पता तो बताऊं, एक लंबे लंबे खंबे टाइप के इस तरह के, ठीक है? तो ये कलेक्शन है मोर देन 30 इंस्क्रिप्शंस का पिलर्स के ऊपर, और एज वेल एज बाउंडल्स एंड केव वॉल्स के ऊपर भी काफी इन्होंने लिखवाया है खोद करके इंस्क्रिप्शन। अशोका ने तो काफी जगह लिखवाया है। एट्रीब्यूटेड टू द एम्परर अशोका ऑफ द मौर्यन एम्पायर, है ना? जो रहे हैं यहाँ पे 268 से 268 से लेके 232 बीसी तक के लिए। अच्छा, कुछ इस तरीके की जो आपने देखे होंगे जो पैगाम टाइप के आते हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अशोका ने यूज़ करा है एक्सप्रेशन धमा लिपि का, है ना? अपने खुद के एडिक्ट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए। और ये सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये प्रेजेंट हैं इन द एरियाज ऑफ व्हाट वी कॉल टुडे एंड बांग्लादेश। मतलब आप समझिए यहाँ पे आज की डेट के जो बांग्लादेश है, आपका इंडिया है, इंडिया तो हम लोग जानते हैं, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है ना? इन सारी जगहों पे जो है वो ये इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये रिटन हुए हैं, लिखे गए हैं, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई है, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी लेफ्ट से राइट में। और दूसरी जो लिखे गए हैं वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, मतलब यूं,
ठीक है, यहां से यहां। उसके बाद ग्रीक और अरमेइक स्क्रिप्ट को यूज करा गया है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के लिए, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये बात याद रखिएगा कि अरेमिक और ग्रीक स्क्रिप्ट को यूज करा है अशोकन इंस्क्रिप्शन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ब्राह्मी कंटिन्यू रही है गुप्ता टाइम्स तक। मेन स्क्रिप्ट को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ही मेन स्क्रिप्ट के तौर पे यूज करा गया है गुप्ता के टाइम्स तक। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन ये जो फाउंड करे गए थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करे गए थे। एक मेरठ में इन्होंने देखा था और दूसरा देखा था तोपरा में हरियाणा में। तो ये क्या करा इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने दोनों ही को उठा के दिल्ली ले आए, बट कोई भी उस समय का प्रीस्ट, कोई भी उस समय का कह सकते हैं बड़ा कोई भी इंसान इसको मतलब डिसिफर नहीं कर पाए कि इसमें आखिरकार लिखा क्या है। फिर क्या हुआ कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में। इन्होंने डेसिफर करा, पता लगाया क्या है क्या नहीं, अबव मेंशन अशोकन इंस्क्रिप्शंस का। फिर अब कोई पूछे आपसे इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में, और जहाँ पे लिखा है कि किंग्स के और कॉन्कर्स अचीवमेंट है ना, उन्होंने क्या क्या जीता क्या नहीं जीता है ना, तो ये सब डिफीट्स तो नहीं है, बाकी सारी इनकी तारीफें लिखी हुई हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद का है ये समुद्रगुप्त का है, याद रखिएगा, अशोका का नहीं है। इंस्क्रिप्शंस जिसमें लैंड ग्रांट वगैरह है, ये मेनली जो है बनाए गए हैं चीफ्स और प्रिंसेस के द्वारा। मोस्टली ये कॉपर प्लेट्स के ऊपर इनग्रेव्ड है, लिखे गए हैं, और ये सारी लैंग्वेजेस में है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल और तेलुगु में। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता, तो ये राइटिंग्स होती हैं जो कि खोद खोद के लिखी जाती हैं हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन हो गया, मेटल हो गया, पोट्री हो गई। इंस्क्रिप्शन यूजुअली रिकॉर्ड करते हैं ऑर्डर, एक्टिविटीज या फिर कोई भी अचीवमेंट जो भी किंग करता है ना, कुछ भी उसने हासिल करा, जो भी एक्टिविटीज करी उसने, सारी चीजें इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये हमारे इतिहास को जानने के लिए कि कैसे रूलर ने जीता, क्या पॉलिसी उसने बनाई क्या नहीं बनाई। फिर हम बात करेंगे कुछ लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। तो लिटरेरी सोर्स का मतलब इसमें आपका लिटरेचर होता है, इसमें वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, कुछ भी दूसरे लिटरेचर भी होते हैं, फॉरेन अकाउंट्स भी आते हैं, सब लिटरेरी सोर्सेस में आते हैं जिसमें आप पढ़ लिख सको। तो सप्लीमेंट्स ऑफ वेदा इसमें आते हैं, जिसमें कि आपका वेदांगनास में आपका एक फोनोटिक्स आता है जैसे शिक्षा। फिर रिचुअल आता है, इसमें कल्प बोलते हैं। ग्रामर को हम लोग व्याकरण बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे अगर आप तो। इटाइमोलॉजी मतलब निरुक्त, मेट्रिक्स मतलब चंदा, और एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष, जो हम लोग ज्योतिषी करते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो भी करते हैं। फिर पनिनी अगर एक वर्ड आपके सामने आए तो पनिनी क्या होता है, पनिनी थ्रोज अ लाइट ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हिज टाइम्स, है ना। पन्नी जो है वो इन्होंने उस समय, अगर मैं बताऊं आपको कि ये पन्नी कौन है, तो ये एशियन संस्कृत फिलोजिस्ट थे, ग्रामेरियन थे और रिवर्ड स्कॉलर थे एशियन इंडिया में, है ना। इनको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। जब डिस्कवरी हुई थी पब्लिकेशन की, पन्नीज वर की बाय यूरोपियंस, तो आप ये समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे है कि मतलब इनको पन्नी क्यों बोलते हैं, अच्छा ये समझिएगा। पन्नी एक वर्ल्ड है इटालियन ओरिजिन का, पन्नी इम्बोतियो, है ना, ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए इतना डीप में नहीं जाएंगे मेन बात करते हैं। पन्नी जो है इन्होंने सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में उस वक्त के अपने टाइम के इनके बारे में सब बताया है। प्रिसेप्ट क्या है, प्रिसेप्ट एक रूल है या डायरेक्शन है, ऑफन कुछ रिलीजियस बेसिस का जो होता है ना, तरीका बताता है किस तरीके से इंसान बिहेव करे, एक्ट करे, है ना। प्रिसेप्ट को सूत्र भी बोलते हैं उनकी ब्रेविटी की वजह से। जिनको ब्रेविटी का मतलब नहीं पता तो उनके लिए है कि एक एकदम शॉर्ट मतलब एक कंसाइज या फिर एक एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स राइटिंग या स्पीच में, तो उसे हम लोग प्रिसेप्ट बोलते हैं। तो इसलिए सॉरी ब्रेविटी बोलते हैं, तो इसलिए प्रिसेप्ट को हम लोग सूत्र भी बोलते हैं। सेंट्रल इंडिया में बर्च बार्क और पाम लीव्स का यूज हुआ है, और सेंट्रल एशिया में प्राकृत लैंग्वेज जो है वो आपका जो है वो स्प्रेड हुई है फ्रॉम इंडिया। शीप लेदर एंड वुडन टैबलेट्स वर यूज, ठीक है, शीप लेदर और वुडन टैबलेट्स का यूज करा गया है। रामायण जो है वो पहले हुई थी, है ना, रामायण जो है वो पहले हुई थी और इसको लिखा किसने था, वाल्मीकि ने। वही जगह महाभारत जो है वो बाद में हुई है, जिसे लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा। उसके बाद धर्मसूत्रा क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा ये लॉ बुक्स होती हैं, इन्हें हम लोग सेक्युलर लिटरेचर भी कहते हैं। फिर सौराष्ट्र श्रुतास के बारे में बताऊं, सॉरी श्रोता श्रुत्रास के बारे में बताऊं, तो ये रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज होती हैं। जब राजा को
जो है वो वही मुकुट उकुट पहनाते हैं, है ना, तो जब राज अभिषेक टाइप का ये होता है। उसके बाद गृह सूत्रास बताऊं तो एक डोमेस्टिक रिचुअल्स है, जैसे कि बर्थ, नेमिंग, मैरिज, है ना, किसी का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, शादी हुई, तो इसे गृह सूत्रास, घर वाले काम। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट पाली में लिखे गए थे, जो कि बोले जाते हैं मगध में, साउथ बिहार में भी। और जटाका टेल्स आप जानते हैं, ये एक बहुत सारी बॉडी है लिटरेचर की, है ना, आपका नेटिव है इंडियन से, इसमें आपका जो पुरानी बर्थ थी गौतम बुद्धा की, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो चाहे वो एनिमल फॉर्म में हो, सब लिखी हैं। और फ्यूचर बुद्धा वो राजा भी के तौर पे भी बन सकते हैं, है ना, एक जो है ऐसा कुछ इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। हर एक बर्थ स्टोरी जो कि जटाका है, ये लाइट डालती है सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पे, जो कि 5th से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक रही थी। जैन टेक्स्ट को लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में, और ये फाइनली कंपाइन करे गए हैं 6th सेंचुरी एडी में। फिर संगम एज क्या है आपको बताऊं तो संगम देखिए एक तमिल फॉर्म है संस्कृत वर्ड संघा का, जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, या फिर आप कह सकते हो एसोसिएशन, है ना, कुछ लोगों का इकट्ठा होना। तमिल संगम जो है ये एक एकेडमी ऑफ पोएट्स हैं, जो आपका 3 डिफरेंट पीरियड में निकल के आए थे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आए थे, है ना, तमिल किंग्स की पैट्रोनेज के अंदर। अब हम संगम लिटरेचर की मेन बात करते हैं, तो संगम लिटरेचर क्या है, नाम दिया गया है जो स्टार्टिंग में अवेलेबल तमिल लिटरेचर थी उसको। इसकी डेट बताऊं तो 400 बीसी से 300 बीसी तक, सीई तक की है। और ऑल्दो ज्यादातर जो काम है माना जाता है कि ये 100 सीई से लेके 250 सीई के बीच करा गया है। जो वर्ड संगम है, संगम का मतलब समझ रहे हैं, सब मिलना जुलना, तो यहाँ एसोसिएशन से इसका मतलब है। संगम का मतलब एसोसिएशन है। और यहाँ पे जो तमिल संगम है, इसमें क्या है कि तमिल पोएट सब मिले हैं, आपस में एसोसिएट हुए हैं, है ना, कॉलेजेस में गए हैं। और वो कॉलेजेस पैट्रनाइज कौन करता है, चीफ्स या फिर किंग्स, है ना, जो आपका एशियंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में काफी ज्यादा फ्लरिश होके निकल के आया था। इसमें बताऊं तो इसमें कुछ 30,000 लाइन्स हैं पोइट्री की, कुछ 8 तरह की एंथोलॉजीज हैं, जिसमें आप, जिसे हम लोग कहते हैं इट्टू कोट्टई, क्या बोलते हैं, इट्टू कोट्टई। इनको डिवाइड करा गया है 2 मेन ग्रुप्स में। एक है पट्टी नेकिल, इसमें 8 लोअर कनेक्शन है, और दूसरा है पट्टू पट्टू, जिसमें कुछ 10 गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, है ना। इनमें कुछ जो है इनको कॉन्स्टिट्यूट, ये एक तरीके की कोई रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, कोई धर्म को नहीं जो है वो डिनोट करती है, बट ये सेकुलर है, सबके लिए है, सबके लिए है नेचर में, ठीक है, हर धर्म के लिए है। एंड कोई प्रिमिटिव सॉन्ग नहीं है ये, बट एक हाई क्वालिटी लिटरेचर आप कह सकते हो वो है। अब कुछ टर्म्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन हिस्ट्री में टर्म्स ही ज्यादातर पूछे जाते हैं यूपीएससी में, जैसे कि सैंड्रोकोटास, ये नाम दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक में। फिर इंडिका, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मेगास्थनीज के द्वारा। और वही जगह मैं अर्थशास्त्र बताऊं तो एक लॉ बुक है जिसको लिखा था कौटिल्य ने, चाणक्य ने। फाहेंग एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, एक पिलग्रिम्स थे जो इंडिया में आए थे जब चंद्रगुप्त गुप्ता एम्पायर चल रहा था, और चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे, ये बात बिल्कुल कायदे से याद रखिएगा। फिर स्वेंग सांग की बात करते हैं, जो इंडिया में आए हर्षा, है हर्षवर्धन के टाइम पे, और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया सोशल और इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन जो कि हर्षा के रूल के अंदर चल रही थी। फिर कुछ हिस्टोरिकल सेंस बताऊं तो 4 कुछ एजेस थी पुराणों की। एक होता है सतयुग, जिसे हम लोग कृता युग भी बोलते हैं, त्रेता नहीं कृता, ठीक है, कृता। दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग, और आखिरी में आता है फिर काली युग। फिर हरीश चंद्र, सॉरी आई एम सो सॉरी, हर्ष चरित्र लिखी गई है बाना भट्टा के द्वारा। इसमें कुछ अरियर अर्ली करियर, स्टार्टिंग ये जो हर्षवर्धन का जीवन था ना, उनका करियर था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर संध याकरा नंदी की रामचरित्र, इसमें आपका स्टोरी है कि कैसे कन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई कैवत्र पीजेंट्स के बीच में और पाला प्रिंस रामपाला के बीच में, और बाद में पाला प्रिंस रामपाला की जीत हुई। उसके बाद मुशिका वंशा अतुल के द्वारा लिखी गई थी, है ना, ये राइटर्स आपको याद करना है, सही रहेगा ये। उसके बाद राज तरंगिनी क्या है, रिवर ऑफ किंग्स, स्ट्रीम ऑफ किंग्स भी इसको बोलते हैं। ये एक मेट्रिकल, एक लेजेंडरी, बहुत मतलब समझ लीजिए बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। पर्टिकुलरली आप कहो तो कश्मीर के राजाओं की, किंग्स ऑफ कश्मीर की। इसको लिखा गया है संस्कृत में, कश्मीर हिस्टोरियन एक हैं कल्हाना के द्वारा। और कब लिखा गया था, 12th सेंचुरी सी में लिखा गया था। उसके बाद विक्रमन विक्रमन देव चरित्र की बात करते हैं। इसमें आपका विक्ट्रीज हैं, बाद में चालुक्य किंग्स आए थे कल्याण के, है ना, विक्रमादित्य 6।
उनके बारे में। और अगर मैं बताऊँ तो ये लिखा किसने है, बिल्हाना ने लिखा है। तो बिल्हाना को रिवॉर्ड करा जाता है। इन्होंने लिखा है एक ऑनर, एक एपिक विक्रमन का देव चरित्र। और बिल्हाना जो है ये उस वक़्त के हैं जब संस्कृत जो है वो लैंग्वेज हुआ करती थी लिटरेचर की। काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट थे ये कश्मीर के, है ना? मिडीवल पीरियड से इंडियन लिटरेचर के। तो ये हमने चैप्टर 2 कंप्लीट करा है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और बाकी ये वीडियो फेसबुक पे देखिएगा, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, लाइक करके। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। ऑफिशियल पेज अब तो हो गया है इंस्टाग्राम का। और सब कुछ फॉलो कर सकते हैं आप। बाकी अगर आप चाहते हैं कुछ पर्क्स लेना तो ये जॉइन बटन से आप मेंबरशिप भी जॉइन कर सकते हैं। और कुछ सारी वीडियोस फ्री हैं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अगर आपको जैसे उसमें लिखा होगा आप जॉइन करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं वो तो आराम से, दिस इज टोटली कंप्लीटली योर चॉइस। थैंक यू so much for discussion. Have a wonderful day ahead, and please share your wonderful views in the comment box. Have a nice day.